तो आज का टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पावर कंजम्पशन, मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में एक कंडक्टर हम लोग ले रहे हैं और उस कंडक्टर को किसी सोर्स से या पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस हमने अप्लाई किया। जैसे मान लो ये कंडक्टर है जिसका अपना रेजिस्टेंस आर है, इसके एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल वी। जैसे ही आप इसमें सप्लाई देते हो तो इसमें जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सलेट होता है, और एक्सलेट होने के कारण से वो कोलाइड करता है पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ, और वो मेटल आयंस वाइब्रेट करता है अबाउट द मीन पोजीशन, जिसके कारण से उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप निकालते हैं, तो ये है आप लोगों ने पढ़ रखा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि 3/2 kb इंटू टी, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो उस कंडीशन में टेम्परेचर इसके डायरेक्टली है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाएगा, तो कंडक्टर हीट हो जाएगा, और इसी को हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का नाम दे दिया। कि जब कंडक्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और उसी को जूल्स ने फाइंड किया था, जिसको जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो रीजन वही है कि जब आप इसमें सप्लाई देते हो तो सप्लाई से भाई करंट का फ्लो हुआ, करंट का फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जो कंडक्टर के अंदर वो एक्सलेट होंगे, एक्सलेट होगा इसका मतलब फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेगा, कोलिजन के कारण से उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी काइनेट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, और फाइनली कंडक्टर गेट्स हीटेड, और उसी का नाम आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, अब यहां पर जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा तो उस कंडीशन में कितना हीट डेवलप करेगा उस चीज को हम लोग देखेंगे, और जो हीट डेवलप करेगा वही एक पोटेंशियल वी अप्लाई किया, तो जब चार्ज का फ्लो होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क, यहां से जो चार्ज का फ्लो हुआ इसके कारण से कंडक्टर हीट हो गया, तो चार्ज का फ्लो होगा तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू एक्सलेटिंग पोटेंशियल। जो पोटेंशियल से आपने चार्ज को एक्सलेट किया वो V है, तो QV। अब V इसके अक्रॉस जो डेवलप किया वो करंट आपने जो भी दिया I दिया, और रेजिस्टेंस इस वायर का कंडक्टर का IR, तो इस कंडीशन में Q और V की जगह पर IR हो। ठीक, Q को हम लोग क्या लिखते हैं, I इंटू टी लिखते हैं, तो I इंटू टी, I इंटू आर, तो फाइनली क्या बन जाएगा ये I स्क्वायर RT, और ये किस में आया यूनिट, जूल में आया। तो अमाउंट ऑफ वर्क या अमाउंट ऑफ हीट जो डेवलप किया वो क्या आया, I स्क्वायर RT इन टर्म्स ऑफ जूल, और इसको हम लोग डिवाइड कर दें 4.18 से, तो इस कंडीशन में ये 4.18 और ये कैलोरी हो जाएगा। ये क्यों आया पता है, अभी हमने मैसेज किया है। क्या मैसेज किया, देखो इसीलिए वो आया है। 8:14 पर ये ऑलरेडी ऑनलाइन था, तो हमने देख लिया, तो इसको हमने मैसेज किया कि आई एम गोइंग टू रिमूव फ्रॉम द क्लास एज वेल एज फ्रॉम द ग्रुप। ये देखा और भागता हुआ आया है। हाँ हाँ, आ जाओ यहाँ, यहाँ हवा खा के रहो, यहाँ यहाँ आओ ना, हाँ गेट लगा दो, हाँ यहाँ हवा लगेगी, और हमको विस्तृत जानकारी दो। कहाँ थे, अच्छा उसके पहले, अच्छा
कल, अच्छा, बाकी दिन आए और 3 तारीख चला गया। हाँ, 3 जून चला गया। हाँ, टोटल मतलब अगले साल वाला भी। अच्छा, तो थे क्यों बाहर गए थे आप? इलेक्शन भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया, मोदी जी प्रधानमंत्री भी बन गए। हाँ, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर। तो उसमें कहीं आपके जान पहचान के कोई हैं क्या? अच्छा, चलिए आइए बैठिए। तो लिख लो अमाउंट ऑफ हीट, जो डेरिवेशन ये ऑलरेडी बताया रखा है। इस चीज को दिमाग में रखना कि ये आई स्क्वायर आर टी जो लिख रहे हैं वो जूल में लिख रहे हैं, और जब ये 4.18 या 4.2 राउंड ऑफ कर लोगे तो उसको हम लोग कैलोरी में यूज कर लेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ वर्क दोनों का एक्सप्रेशन यही होगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यूनिट नहीं जानते हो? 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? रिलेशनशिप नहीं पता है? हैं? नहीं पता है? बताओ किसको किसको पता है? तुम लोग किसी को नहीं? क्या मैथमेटिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में नहीं पढ़े थे? और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर था, उसमें भी था। हो गया? नोट कर लिया? इरेज करें? चलो, तो इसी को जूल हीटिंग, हाँ तुम लोग पूछ रहे थे, यहां पर इस चीज को दिमाग में रखो कि जब भी हम लोग यूनिट लेते हैं, तो यहां पर जूल और कैलोरी में रिलेशन है। देखो क्या रिलेशन आ रहा है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर, ये याद रखना है। इसलिए हम लोग जब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे, और कैलोरी से जूल में कन्वर्जन होगा तो मल्टीप्लाई। चले, तो ये जूल्स मैकेनिकली, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कह सकते हैं। और तो अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ हीट, जो वी आई टी या वी। अब ये देखो, ये वाला रिलेशन याद रखना है। ये तो आई स्क्वायर आर टी एम बताया भी आपको। अब ये रिलेशन कैसे आया? वी आई टी से पहले वाले में। ठीक, ये रिलेशन कैसे आया? आई को पुट करो वी बाई आर, तो वी स्क्वायर टी बाई आर। रिपीट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क लिखा चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज को आई इंटू टी, तो एक आ गया अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू वी आई टी। फिर हमने अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल लिखा, चार्ज को लिख दिया आई इंटू टी, वी को लिख दिया आई इंटू आर इंटू टी।
क्या बन गया, सॉरी आई आर, आई स्क्वायर आर टी सेकेंड इक्वेशन बन गया। थर्ड इक्वेशन v इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू वी आई टी, आई को पुट करो v बाई आर, क्या बन गया ये v स्क्वायर बाई आर टी। तीन इक्वेशन आ गया, एक वी आई टी, एक आई स्क्वायर आर टी, दूसरा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। आ गया समझ में? तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे हम लोग पावर निकालेंगे। नोट कर लिया तीनों इक्वेशन? इरेज करें? चलो अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट जो रिजल्ट निकला है आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाई आर टी, वी आई टी, लॉ ऑफ करेंट। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट और करंट के बीच क्या रिलेशन आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ करेंट। The amount of heat produced is directly proportional to square of the current. So H directly proportional to I square. So H1 by H2 is equal to I1 square by R2 square, जिसमें I square RT है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट। इसका नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ करेंट। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, तो H डायरेक्टली प्रोपोज मतलब H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लॉ ऑफ टाइम। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, H1 by H2 is equal to R1 by R2। ये बन जाएगा लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। समझ में आ गया क्लियरली? 100%। आगे बढ़े, ऑलरेडी पीडीएफ में आपके पास है। तीसरा क्या बनेगा, लॉ ऑफ टाइम। तो H1 by H2 is equal to T1 by T2 बन गया। तीन लॉ बन गए। अब यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये तीन पॉइंट को समझे। पहला पॉइंट कहता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉमन टू बोथ डीसी एंड एसी। डीसी समझ रहे, अरे डायरेक्ट करंट तो फुल फॉर्म हुआ, और एसी फुल फॉर्म मत करना कि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, अरे फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे। डीसी मतलब समझते हो, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है। जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा और डायरेक्शन भी रिवर्स कर रहा है, उसको हम लोग एसी कहते हैं। ये पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ते हो घर में। ये ग्राफ जो बनेगा मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो ये बन गया डीसी। मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर रहा, डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, ये बन गया एसी। ठीक, तो कहता है कि जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है वो डीसी और एसी दोनों के लिए कॉमन है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हीटर, गीजर, एसी, बल्ब, टोस्टर, सारे यदि आप डीसी पर और एसी पर ऑपरेट कर रहे हो तो डीसी पर भी ऑपरेट कर सकते। ये कहना था जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। इसलिए हम लोग एसी डीसी पर सेम अप्लायंस को यूज करते हैं। तो ये जो लॉ है, दोनों
एसी और डीसी के लिए अप्लीकेबल है। दोनों में हीटिंग इफेक्ट होगा, दोनों में लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ करंट, लॉ ऑफ टाइम अप्लीकेबल है। ठीक। दूसरा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल का मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट का लॉस हुआ उसे वापस आप नहीं ला सकते हो एनर्जी को, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक। तो वही कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, नो कूलिंग। पहले क्या था कंडक्टर, नो हीट। जैसे ही आपने करंट का फ्लो कराया हीटिंग इफेक्ट हो गया, तो हीट रिमूव कर दो तो कूल नहीं होगा, इरिवर्सेबल नहीं। मान लो कि वायर मेल्ट कर जाए किसी वजह से और कूल कर दोगे तो क्या वो इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा? नहीं आएगा, वो इरिवर्सेबल प्रोसेस। हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आगे समझ में? अब आ जाए इलेक्ट्रिकल पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर कहते हैं। तो सिंपली द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ in maintaining the current in electrical circuit is called electric power of the circuit। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को। इसलिए पावर हम लोग लिखते हैं H/T, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट बाय टाइम या अमाउंट ऑफ वर्क बाय टाइम। पावर का मतलब यही है। ठीक। इसका मतलब द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डेसिपेटेड। डेसिपेटेड का मतलब लॉस into other form of energy is called electrical power। that is power is equal to क्या बन गया? V square by R is equal to VI is equal to I square R। मतलब power is rate of loss of heat, ये मतलब है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। अब हीट क्या क्या प्रोड्यूस था भाई? जल्दी से बता दो। I स्क्वायर RT था, तो पावर इज इक्वल टू हीट बाई टाइम। तो I स्क्वायर RT में T से डिवाइड कर दो, क्या बचा? I स्क्वायर R बन गया। ये I स्मॉल लो कैपिटल लो, कोई बात नहीं। दूसरा अमाउंट ऑफ हीट क्या था? VIT था, T से डिवाइड कर दो, VI मिल गया। तीसरा क्या था? जल्दी बताओ। VS स्क्वायर बाई R इंटू टी, टी से डिवाइड करो, वी स्क्वायर बाई आर आ गया। तो जो भी हम लोगों का हीट का एक्सप्रेशन था या अमाउंट ऑफ वर्क जो हीट में कन्वर्ट था, उन सब में टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला ये बन जाए। क्लियर? नोट कर लो इसको, छोटा सा पार्ट है। हो गया? इरेज करें। चलिए अब आ जाए, यही है हम लोग का। अब यहां पर जो पावर लिखा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो डी एच बाई डी टी, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो डी एच को क्या लिख देंगे?
यहां पर इस फॉर्म में भी हम लोग पावर को यूज कर सकते हैं। क्या का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, और इसी को लिखा dW/dt। तो इस एक्सप्रेशन से आ जाए तो DH इज इक्वल टू PdT। तो जब H लिखोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो DH का इंटीग्रेशन H, और ये चूंकि टाइम के साथ है इसलिए हम लोग इसको dt को t नहीं लिखते हैं। अब पावर क्या क्या फॉर्मूला है जल्दी बता दो। I²R, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट को। दूसरा फॉर्मूला क्या है, V²/R dt हो गया। तीसरा फॉर्मूला क्या है, VI dt। इतने फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। आया समझ में? चलो ये भी मैथमेटिकली नोट कर ले। हो गया, इरेज करें। अब कहता है द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेड टू बी 1 watt इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन इट अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब सिंपल है, पावर को हम लोग जब लिख रहे हैं तो यहां पर ये 1 watt का मतलब होता है 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो गया थ्रू 1 वोल्ट। तो पावर क्या फॉर्मूला, VI है ना। तो V इसका मतलब यहां पर जैसे ही आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल देते हो तो 1 एम्पियर का करंट फॉर्म कर गया, तो जो पावर जनरेट होगा वो कितना, 1 वाट होगा। इसलिए 1 वाट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट, यही मतलब है। क्लियर? ये यूनिट के फॉर्म में। चलिए इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इंजीनियरिंग यूनिट पावर का हॉर्स पावर ऑलरेडी जान रहे हैं, ये तो 9th में पढ़ा था कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। ठीक, अब आ जाए रेटेड वैल्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत लोग नहीं समझते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से बल्ब है, हीटर, गीजर, सब में वाटेज वोल्टेज वगैरह प्रिंट होता है। देखो ऐसी लैंग्वेज लिखा, बल्ब खोल करके देखोगे, एलईडी बल्ब दो, कोई भी अप्लायंस, उसमें लिखा रहेगा तुमको वाटेज वोल्टेज करंट। तो अधिकतर वोल्टेज पावर मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है 40 वाट का, तो उस पर क्या प्रिंट होगा, पीछे देखोगे बल्ब का, ये मान लो बल्ब है तो लिखा रहेगा 40 वाट ऐसे एंड 220 वोल्ट। जब भी आप कोई भी अप्लायंस खरीदने जाओगे, इसका मतलब ये जो पावर है इसको हम लोग रेटेड पावर कहते हैं, PR। जो रेट इस पर लिखा हुआ है ये 40 वाट है, और इसका जो वोल्टेज है जिस पर ये ऑपरेट होता है इसको रेटेड वोल्टेज लिखते हैं, 220 वोल्ट। ये ऑपरेटिंग वोल्टेज नहीं है जो सप्लाई दे रहे हैं आप, ये उस अप्लायंस का रेटेड पोटेंशियल है, उसको हम लोग रेटेड वोल्टेज कहते हैं। मान लो एलईडी बल्ब लाए या कुछ भी लाए, लिखा हुआ 8 वाट 220 वोल्ट, तो रेटेड पावर 8 वाट हो गया, 220 वोल्ट रेटेड वोल्टेज हो गया।
समझ में आ गया? 100%। एक एक टर्म को समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई भी अप्लायंस का अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक? ये जो रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, जो हम बल्ब मार्केट से परचेस करके लाए, उस बल्ब का अपना रेजिस्टेंस है। वो जो रेजिस्टेंस होगा वो सप्लाई पर डिपेंड नहीं करेगा, उसका जो रेटेड पावर है और रेटेड वोल्टेज है। पावर का फॉर्मूला क्या लिखे? V²/R। तो R इजिकल टू क्या बन गया? V²/P। R इजिकल टू क्या बन गया? V²/P बन गया। अब उस अप्लायंस का जो हम खरीद करके लाए, हीटर लाए, गीजर लाए, एसी लाए, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसको हम लोग V को रिप्लेस कर देंगे रेटेड वोल्टेज, और ये रेटेड पावर। हम 40 वाट का बल्ब खरीद के लाए, उस पर लिखा है 40 वाट 220 वोल्ट। तो हम इसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो रेटेड पोटेंशियल कितना है? 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टर। अब यहां पर पावर कितना है? 40। ये इसका रेजिस्टेंस हो जाए। समझ में आ गया? इसका मतलब ये सप्लाई से इसको कोई मतलब नहीं। जरा देखिए क्या लिखा है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज नेग्लेक्टेड, देन रेजिस्टेंस ऑफ एनालिटिकल अप्लायंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज। और वही हमने फॉर्मूला यूज किया। एग्जाम्पल लिख लो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इसी तरह से। हो गया? नोट कर लिया? इरेज करें? चलिए, तो रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज हो गया। अब देखो ध्यान से, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसका रेटेड पावर है। यदि मान लो अप्लायंस पर लिखा 220 वोल्ट और सप्लाई भी तुमको 220 वोल्ट मिल गया, तो सप्लाई को हम लोग कहेंगे अप्लाइड पोटेंशियल। तो अप्लाइड पोटेंशियल और रेटेड पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाए तो जो पावर कंजम्पशन होगा उस अप्लायंस का, जो अभी हम लोग निकाले 40 वाट है, तो पावर कंजम्पशन रेटेड पावर जो 40 वाट उस पर जो लिखा है उतना ही होगा। लेकिन अप्लाइड पोटेंशियल 220 वोल्ट बल्ब पे लिखा है और पोटेंशियल अप्लाई कर रहे 180, तो लेस देन हो गया, तो पावर कंजम्पशन डिफरेंट हो जाएगा। अप्लाइड बाई आर। ध्यान से सुनना, एकदम बहुत इजी। पहला एग्जांपल, 220 वोल्ट लिखा हुआ है बल्ब पे, तो 220 हो गया उसका रेटेड वोल्टेज, इसको VR कहते हैं। और सप्लाई भी 220, इसको अप्लाइड कहा। तो V इज इक्वल टू VR। तो जो पावर कंजम्पशन होगा वो रेटेड पावर के बराबर होगा। जो बल्ब पे 40 वाट लिखा है उतना ही पावर देगा। यदि मान लो कि अप्लाइड पोटेंशियल लेस देन VR, मतलब
इलेक्ट्रिसिटी इतना ही, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतना वोल्टेज दे रहा है और उस पर कितना लिखा हुआ है बल्ब पे 220। तब उस कंडीशन में जो पावर होगा, यहां पर पावर का फॉर्मूला क्या, V²/R, तो रेटेड ना होकर के अप्लाइड पोटेंशियल बाई रेसिस्टेंस हो जाए। आगे समझ में, डिफरेंट पावर कंजम्पशन। तो इसीलिए यदि 220 वोल्ट सप्लाई है और सप्लाई आ रहा है 180 वोल्ट, 190, 200, तो पावर कंजम्पशन हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है। और यदि 220 सप्लाई है, 220 ही हो रहा है, तो पावर कंजम्पशन उतना ही होता रहेगा। आगे समझ में, ये सब बहुत टेक्निकल टर्म सिखा रहे हैं, तो क्वेश्चन में परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा मिस्टेक होता है और गलत लिख के हम लोग आते हैं। क्लियर हो गया 100%? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि इफ अप्लाइड पोटेंशियल 180 वोल्ट देन पावर कंजम्पशन, तो लोग क्या कर लेते हैं, 220 लिखा हो बल्ब पे तो 220 का स्क्वायर बाई आर कर देते हैं, जबकि अप्लाइड पोटेंशियल 180 का स्क्वायर बाई आर होगा। आ गया समझ में क्लियरली सबको 100%? चलिए, तो पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला भी तैयार हो गया आपका। अब लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, जैसे हम लोग यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन जैसे देखा होगा, हम लोग जब हाईवे पे आते हैं तो लेफ्ट साइड में पावर ग्रिड बना हुआ है, और उसके पहले जितना भी आप देखोगे कि एंटीना की तरफ से कनेक्टेड वायर है और वहां से केबल से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो पावर जब ट्रांसमिशन होता है तो पावर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको पावर लॉस कहते हैं, I²R होता है। इसलिए जब भी हम लोग लॉस निकालते हैं तो I को P/V कर देते हैं, तो P²/V² into R। इसका मतलब क्या है, ध्यान दोगे, पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। यदि वोल्टेज ज्यादा होगा तो पावर लॉस कम होगा। इसलिए जो ट्रांसमिशन केबल आता है उस पे जो सप्लाई रहता है, लिखा रहता है 11 kV, सुनते हो ना, 33 kV, 440 वोल्ट, लेकिन सप्लाई कितना हमारे यहाँ 220। इसलिए पावर वहां पर पोटेंशियल ज्यादा रखा जाता है। V ज्यादा होगा तो पावर लॉस कम होगा, इसलिए इनवर्सली रिलेटेड टू V²। आगे समझ में, यहां तक इसको कंप्लीट कीजिएगा। कल इससे रिलेटेड हम लोग पावर कंजम्पशन और थोड़ा प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, एक क्लास और लगेगा, एक ही क्लास और है, उसका खत्म हो जाएगा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट।